गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको जीएसटी का पहला लेक्चर बताया था, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में कल हमने आपसे ये बात किया था जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ, इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले कहां पर हुआ, कुछ कमर्शियल जीके भी था जीएसटी से जुड़ा। वही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे पहला इंट्रोडक्शन में। लेक्चर नंबर 2 में देने जा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है हम लोग जान लें आज। बेसिक कंसेप्ट में कई चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये बातें हम लोगों को जान लें। जैसे मीनिंग, या जिसको हम लोग कंसेप्ट भी कह सकते हैं, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरीके की हमको यूज करना है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, किसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाते हैं, हु इज टैक्सेबल पर्सन, टैक्स पेई कौन होता है, असेसी, करदाता जिसको बोलते हैं। टैक्सेबल पर्सन और एसएससी दोनों को जीएसटी एक्ट में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, इनको हमको जान लेना है। रिवर्स चार्जेस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये रिवर्स चार्जेस क्या है। सेक्शन 9 जब हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी एक्ट में, तो वहां पर एक चीज आपको दिखाई देगी कि टैक्स जिसके ऊपर लगना चाहिए उसके ऊपर न लग करके दूसरे के ऊपर लग जा रहा है। रिवर्स चार्जेस, बैक गियर लगना, रिवर्स चार्जेस अभी बात होगी। एग्जेम्प्टेड गुड्स, कौन कौन से गुड्स हैं जिनको जीएसटी एक्ट में टैक्स फ्री कर दिया गया। एग्जेम्प्टेड मतलब होता है टैक्स फ्री, जैसे पेट्रोलियम वाली चीजें हैं, एल्कोहलिक चीजें हैं, नेचुरल गैस वाली चीजें हैं, इन सब चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्टेड गुड्स। और सातवीं चीज जो आपको पढ़ना है कि किस रेट से टैक्स लग रहा है, वेरियस रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के रेट्स क्या क्या हैं, ये चीजें हम लोगों को जान लेना है। ये 7 कंसेप्ट आपको पढ़ना है, तब जाके आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा, इसको आपको जानना पड़ेगा। कल का लेक्चर इंट्रोडक्शन पर था। इंट्रोडक्शन का मतलब एक रूपरेखा तैयार किया गया था जीएसटी का, कि जीएसटी कैसे शुरू होता है, उसके पहले कौन सा टैक्स यूज होता था। आज हम लोग मूल पॉइंट पर आते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल पर्सन, एसएससी, रिवर्स चार्जेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स, वेरियस रेट ऑफ जीएसटी, ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब हम लोग जब ये पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग मीनिंग एंड कंसेप्ट पर आएंगे। मीनिंग एंड कंसेप्ट, जहां पर कल हमने आपको छोड़ा था हम आपको वहीं से उठाएंगे। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, कल आपको जहां हमने छोड़ा था वहीं से उठाएंगे हम आपको। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था जीएसटी की जो हिस्ट्री है, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में उस दिन भी आपने पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स का डेवलपमेंट माना जाता है 1992 से, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले चीजें आती हैं सेल टैक्स की, विक्रय कर, ये
ये पहले नंबर पे। सेल टैक्स के बाद हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं जब, तो सर्विस टैक्स आ जाता है, सेवा कर। सेवा पर भी टैक्स लगता है। पहले तो केवल गुड्स की बात होती थी, जो लोग सर्विस देते थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, जितनी सेवा से जुड़ी थी उस पर भी टैक्स लगने लगा। और इसके बाद वैल्यू एडेड एडिशन टैक्स आ गया, वैट। ये वैट में खास बात ये थी, वैट केवल प्रोडक्ट पर ही लगाया जाता था, केवल गुड्स पर ही लगाया जाता था। यानी सेल टैक्स वाला काम तो वैट कर ले जाता था, लेकिन सर्विस टैक्स बच जा रहा था। पूरी तरीके से हमारा सर्विस टैक्स बच जा रहा था। इसी वजह से जीएसटी जब आई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मामला जब तैयार हुआ, जीएसटी चौथे नंबर पर जब जीएसटी आती है तो इस पर प्रोडक्ट भी आ गया। प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स दोनों को एक साथ ले लिया गया। यानी जब भी जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सेल टैक्स प्लस सर्विस टैक्स दोनों मिला के पढ़ा जाता है। इसीलिए जीएसटी बनाया गया कि वैट में एक कमजोरी थी, वैट केवल प्रोडक्ट पर लगता था। वैट वैल्यू एडिशन टैक्स जो होता था वो केवल प्रोडक्ट पर लगता था, उसमें सर्विस टैक्स नहीं आता था। सर्विस टैक्स अलग से हम लोग पढ़ते थे। अब दोनों को बुला लिया गया। यानी हम एक चीज कह सकते हैं कि जो जीएसटी है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। अगर वैट आपको क्लियर समझ में आ गया तो समझ लीजिए जीएसटी आप समझिए पूरी तरीके से 100% आप समझ जाएंगे। ये बात आपको जान लेना है, समझ लेना है। अब मैं आपको उस कंसेप्ट को देने चल रहा हूं कि किस तरीके से जीएसटी का एप्लीकेशन होता है और इसका क्या वैट से और जीएसटी का क्या रिलेशन है। वैट ही बेस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बेस देने वाला कौन है, वैट। ये बात हमको जानना है, समझना है बहुत अच्छे से। यानी कहने का मतलब हम लोगों को जान लेना है, समझ लेना है कि वैल्यू एडिशन टैक्स के आधार पर ही जीएसटी का मामला था। इसीलिए कल हमने आपको बताया था, कंसेप्ट बताया था, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था मैंने आपको कि बिफोर वैट क्या होता था और आफ्टर वैट क्या होता था। जीएसटी का दोनों प्रोग्राम आपको पढ़ना है। बिफोर वैट यानी जब वैट से पहले की कहानी क्या थी, मल्टी पॉइंट टैक्स लगता था। और आफ्टर वैट यानी वैट के बाद की कहानी क्या है, वन पॉइंट टैक्स। ये बात जिसमें कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया था। इस सर कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब टैक्स पर टैक्स लगता है तो उसको कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। मैं अभी समझाऊंगा आपको, फिलहाल हम लोग पहले कंसेप्ट जान लें। जीएसटी कल यहीं पर आपको मैंने छोड़ा था, यहीं से बात शुरू होगी। बिफोर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के पहले, आफ्टर वैट वैल्यू एडिशन टैक्स के बाद। बिफोर वैट में ये मल्टी पॉइंट टैक्स था, मल्टी पॉइंट टैक्स। मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब जब टैक्स कई जगहों पर लगता है या टैक्स पर लगने वाला टैक्स, हर स्टेप पर लगने वाला टैक्स। यहीं पर कास्केडिंग इफेक्ट दिखा था, कास्केडिंग इफेक्ट। सर ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, जब हम टैक्स पर टैक्स लगाते हैं, टैक्स पर टैक्स लगाते हैं, टैक्स पर टैक्स लगाते हैं, टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट था। टैक्स पर टैक्स लगाते हैं, जब टैक्स पर टैक्स लगाते हैं उसको कास्केडिंग इफेक्ट होता था। मल्टी पॉइंट टैक्स की सबसे बड़ी डिमेरिट कास्केडिंग इफेक्ट मानी जाती है। आफ्टर वैट क्या हो गया, आफ्टर वैट वन पॉइंट टैक्स हो गया। वन पॉइंट टैक्स का मतलब केवल एक बार टैक्स लगेगा और यहीं से जीएसटी पैदा होती है, यहीं से ओरिजिन होता है, यहीं से ओरिजिन माना जाता है जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स। ये बिफोर वैट मल्टी पॉइंट टैक्स था, कास्केडिंग इफेक्ट था, यहां से जीएसटी का कोई लेना देना नहीं। आफ्टर वैट वन पॉइंट टैक्स था आपका, 1.1 टैक्स था।
वन नेशन वन टैक्स लगने लगा। जितने भी मल्टीपल टैक्स थे सबको एक बार में इकट्ठा करके वन कंट्री वन टैक्स कर दिया गया, जिस जहां से गुड्स एंड सर्विस टैक्स पैदा होता है। इसकी बात मैंने कल आपको बताई थी और वही बात उसी बात पर हम लोगों को चर्चा भी करना है आज। ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि इसी बात की चर्चा हम लोगों को करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब सवाल यह है कि कास्केडिंग इफेक्ट पुराने समय में था, अभी मैं इसको समझाऊंगा भी कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में, लेकिन सब उससे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लें। पहला केस है जीएसटी बिफोर वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, जब वैट नहीं था इस कंट्री में, इस देश में जब वैट नहीं था, यानी जब वैट नहीं था तो बॉल नहीं था और फुटबॉल नहीं था। जब वैट नहीं था यानी वैल्यू एडिशन टैक्स यूज नहीं होता था, तब देखिए टैक्स कैसे लगता था, मल्टी पॉइंट टैक्स कैसे यूज होता था। यही बात मैं आपसे चर्चा में कर रहा था कि ये मल्टी पॉइंट टैक्स यहाँ पर यूज होता था। कैसे होता था थोड़ा सा देख लें। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है मेरे पास, इसको आपको समझ लें। एग्जाम्पल ये है कि ये पर्टिकुलर्स है ट्रांजैक्शन के लिए, होलसेलर पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए। होलसेलर तो आ जाएगा जो बनाता है, मैन्युफैक्चरर जहां से हम लोग गुड्स लेते हैं, मैन्युफैक्चरर। फिर होलसेलर जो यहां से गुड्स लेकर के जाता है, रिटेलर और लास्ट में कस्टमर, या इसी को कंज्यूमर बोलते हैं हम लोग, कस्टमर, ये कंज्यूमर। ये इसको मल्टी पॉइंट टैक्स क्यों कहते थे कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर के पास कुछ ना कुछ टैक्स चार्ज होता था, फिर होलसेलर के पास ये टैक्स देता था, फिर ये टैक्स देता था, और सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता था? कस्टमर या कंज्यूमर देता था। इसको मल्टी पॉइंट टैक्स कहने के पीछे लॉजिक यही था बेटा कि चारों स्टेप पर टैक्स लगता था। और अभी आपको दिखेगा, जैसे सपोज कर लें कि जब हम कोई गुड्स बनाते हैं, यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों की बात थी, पहले गुड्स की बात कर लें। इसमें मान लीजिए मटेरियल आपने खरीदा, मटेरियल कॉस्ट है 100 रुपए, लेबर कॉस्ट 50 रुपए, ओवरहेड, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था गुड्स में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आ जाते हैं, तो मटेरियल कॉस्ट 100 रुपए, लेबर 50 रुपए, ओवरहेड्स मान लीजिए 30 रुपए, और इस गुड्स को मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया 20 रुपए। तो प्रॉफिट ऐड कर लिया इसने 20 रुपए, इसकी सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी सेल वैल्यू 200 रुपए है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर इस गुड्स को होलसेलर को देगा तो क्यों 200 रुपए नहीं? टैक्स भी, जो इनडायरेक्ट टैक्स आप भरते थे, जीएसटी जिसको हम लोग बोलते थे, टैक्स मान लीजिए 10% है, तो 200 रुपए का 10% 20 रुपए होगा। यानी अब इसकी इनवॉइस वैल्यू क्या होगी? इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। इनवॉइस वैल्यू क्या होती है आफ्टर टैक्स? 220 रुपए। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। सेल वैल्यू तो 200 रुपए है, आप गुड्स देख लीजिए, ये तो आपकी कॉस्ट है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है और प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड करा। सेल वैल्यू तो 200 रुपए है, लेकिन इस पर टैक्स 20% 10% के अकॉर्डिंग मान लिया मैंने, एक अज्यूम करा रेट है, जीएसटी रेट है या इनडायरेक्ट टैक्स है, 20 रुपए है, 220 रुपए इसकी इनवॉइस वैल्यू हुई। अब सोचिए कि ये चीज होलसेलर को इसकी कॉस्ट कितने में पता चली? इस कॉस्ट प्राइस इसकी होलसेलर के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 220 रुपए।
क्योंकि होलसेलर 220 रुपए देगा मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर कम से कम 220 रुपए देगा, और यही 220 रुपए दे करके तब मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करेगा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल या कॉस्ट प्राइस इसकी जो है 220 रुपए हो गई इसके लिए। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, होता क्या था, क्या ये टैक्स जो 20 रुपए लगा उसको मैन्युफैक्चरर ने पे किया कि होलसेलर ने? होलसेलर ने टैक्स पे किया है, क्योंकि 20 रुपए का टैक्स पे करने के बाद इसको देना पड़ा 220 रुपए। ये टैक्स, ये देखिए ये टैक्स इनके ऊपर शिफ्ट हो गया, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर टैक्स ना दे करके होलसेलर ने 20 रुपए का टैक्स पे किया, तब उस गुड्स को उसने खरीदा है। नहीं तो ये गुड्स 200 रुपए की होती, लेकिन 200 रुपए की ना होकर ये 220 रुपए हो रही है, यानी होलसेलर 10% का टैक्स पे करके इसको ले जा रहा है। ये बात आती, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नेचर शिफ्टिंग, मैन्युफैक्चरर को ना दे करके होलसेलर दे रहा है। अब होलसेलर ना दे करके रिटेलर देगा, रिटेलर ना देकर लास्ट में कौन देगा? कंज्यूमर या कस्टमर। ये बात आपको है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस की अदर एडजस्टमेंट, अदर एक्सपेंस और सभी लेकर के प्रॉफिट इंक्लूड करते हुए, जैसे यहाँ लेबर है, ओवरहेड है, प्रॉफिट है, यहाँ पर मान लीजिए 80 रुपए का खर्च हो गया ये, तो इसकी सेल वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए? 300 रुपए। मैंने इसको टुकड़ों में नहीं लिखा कि लेबर अलग, ओवरहेड अलग, प्रॉफिट अलग, मैंने एक बार में लिख दिया अदर एलिमेंट्स, अदर एक्सपेंस, अदर एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, प्रॉफिट इंक्लूड करते हुए सब 80 रुपए होलसेलर ने और भी ऐड कर दिया, वैल्यू खर्च कर दिया। इसकी सेल वैल्यू कम से कम 300 रुपए। लेकिन टैक्स भी पे करना है। टैक्स कौन करेगा? रिटेलर। मान लीजिए टैक्स उसने 10% पे किया, 30 रुपए। अब 330 रुपए की इनवाइस वैल्यू कटेगी। इनवाइस वैल्यू कितना मानी जाएगी? 330 रुपए। जो कौन पे करेगा? होलसेलर नहीं देगा, ये देगा रिटेलर। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इसका नेचर होता है शिफ्टिंग नेचर। देखिए 20 रुपए का टैक्स होलसेलर ने दिया है, 30 रुपए का टैक्स कौन पे करने वाला? रिटेलर पे करने वाला, क्योंकि रिटेलर के लिए ये प्राइस अब हो गई 330 कॉस्ट प्राइस। जब भी ये गुड्स खरीदेगा इसकी कॉस्ट प्राइस 330 रुपए हो गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। 330 रुपए, 300 रुपए सेल वैल्यू प्लस 10% टैक्स। अब देखिए इसको मल्टी पॉइंट टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार टैक्स 20 रुपए यहां दे चुका है, वो किसने दिया? होलसेलर ने। 30 रुपए टैक्स कौन दिया? रिटेलर ने। इसीलिए मल्टी पॉइंट टैक्स कहते हैं। कई जगहों पर टैक्स लगता है। यहाँ पर बिफोर जीएसटी, बिफोर वैल्यू एडिशन टैक्स, ये मल्टी पॉइंट टैक्स था। कई जगहों पर आपको टैक्स देना पड़ता था। यहाँ 20 रुपए का टैक्स है, यहाँ 30 रुपए का टैक्स। और फिर मान लीजिए इसने अदर एलिमेंट्स जो पैसा इसमें वैल्यू ऐड करा है, अदर एक्सपेंस क्या है, एलिमेंट्स जो उसने चार्ज किया प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए, तो इसकी सेल वैल्यू कितनी हुई इसके लिए? इसकी सेल वैल्यू 400 रुपए। और कस्टमर विद टैक्स इसको लेके जाएगा, 10% टैक्स भी देगा। 400 रुपए का 10% 40 रुपए होता है बच्चों, यानी 440 रुपए इसकी इनवाइस वैल्यू लगेगी, और तब कस्टमर इसको लेके जाएगा। सोचिए, क्या ये टैक्स जो 40 रुपए लगा इसको क्या रिटेलर ने दिया है? नहीं दिया। इस टैक्स को किसने दिया है? इस टैक्स को पे किया है कंज्यूमर या कस्टमर ने। यानी टैक्स शिफ्ट हो रहा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो यानी इसके लिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। इसके लिए 450 रुपए, 440 रुपए इसको देना पड़ा कस्टमर को। कम से कम 440 रुपए यहां पर पे करना पड़ा, ये जान लीजिए। इसको मल्टी पॉइंट टैक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैन्युफैक्चरर के यहाँ 20 रुपए, होलसेलर के यहाँ 30 रुपए, रिटेलर के यहाँ 40 रुपए। जो टोटल मल्टी पॉइंट टैक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल टैक्स आपका यूज हो रहा है वो 3 जगहों पर टैक्स यूज हो रहा है। मल्टी पॉइंट टैक्स, एक बार 20 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 40 रुपए। टैक्स आपका टोटल हो गया 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90 रुपए का टैक्स लग गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते थे जीएसटी बिफोर वैट।
या इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिफोर वैट। वैल्यू एडिशन टैक्स के पहले का गुड्स एंड सर्विस टैक्स का स्ट्रक्चर यही होता था कि मल्टी पॉइंट टैक्स था, कई जगहों पर टैक्स दिया जाता था। एक बार इसको हम लोग फिर से समझ लें। मैंने एक सीधा सा एग्जांपल लिया है कि मल्टी पॉइंट टैक्स क्या होता है, इसको समझाना था। कॉस्केडिंग इफेक्ट भी यहाँ पर है क्योंकि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। मैंने कहा कि मैन्युफैक्चर के लिए मान लीजिए गुड्स प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए, ये तो 100 रुपए इसकी वो थी, प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए मान लीजिए 100 रुपए, और बढ़ गए गुड्स की सेल वैल्यू इसके लिए 200 रुपए है, 10% की जीएसटी चार्ज होती है, 20 रुपए यानी गुड्स की इनवॉइस वैल्यू 220 रुपए होगी। यहाँ 20 रुपए का टैक्स मैन्युफैक्चर न दे करके होलसेलर दे रहा है, क्योंकि जब होलसेलर इस गुड्स को खरीदेगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस 220 होगी। अदर एलिमेंट्स मतलब मटेरियल, लेबर और प्रॉफिट, इसको इंक्लूड करते लिए अगर इसकी वैल्यू ऐड इंक्लूड करते हुए 80 रुपए अगर खर्च और भी बढ़ गया, इसकी सेल वैल्यू कम से कम 300 रुपए होनी चाहिए, लेकिन 10% का जीएसटी चार्ज होगा जब टैक्स, जिसको रिटेलर पे करके तब गुड्स लेके जाएगा अपने यहाँ, तो ये इसकी इनवॉइस वैल्यू 330 रुपए आंकी जाएगी कम से कम। अब 330 रुपए इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, और अदर एलिमेंट्स पर हुए जो खर्च हैं इंक्लूडिंग प्रॉफिट 70 रुपए, इसकी सेल वैल्यू होगी 400 रुपए, जिस पर 10% का टैक्स चार्ज करने के बाद कस्टमर को एक गुड्स कम से कम इसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी कस्टमर के लिए 440 रुपए होगी। इसको मल्टी पॉइंट टैक्स क्यों कहा गया बच्चों? मल्टी पॉइंट टैक्स इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जो टोटल टैक्स आप दे रहे हैं, टोटल टैक्स वो क्या दे रहे हैं, 20 रुपए फर्स्ट स्टेप पर, 30 रुपए सेकेंड स्टेप पर, और 40 रुपए थर्ड स्टेप पर। टोटल टैक्स 90 रुपए का आप पे करें, 90 रुपीज, इसीलिए इसको मल्टी पॉइंट टैक्स कहा गया। ये बात आप जरूर जान लें कि मल्टी पॉइंट टैक्स के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक यही, यहाँ पर जो टोटल टैक्स, मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब क्या है, एक बार 20 रुपए का टैक्स जा रहा है, एक बार 30 रुपए का टैक्स जा रहा है, एक बार 40 रुपए का टैक्स जा रहा है। टोटल टैक्स कितना जा रहा है, 90 रुपए, ये टोटल टैक्स, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल टैक्स 90 रुपीज। मल्टी पॉइंट टैक्स, मल्टी पॉइंट टैक्स, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये बिफोर वैट था, वैल्यू एडिशन टैक्स के पहले की कॉन्सेप्ट यही। अब हम लोग जान लें, ये तो पहला मामला था कि इसमें कॉस्केडिंग इफेक्ट भी होता था। सर कॉस्केडिंग इफेक्ट क्या है? जब टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है तो उसको कॉस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है जीएसटी में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टी पॉइंट टैक्स में कई जगहों पर टैक्स पे टैक्स लग रहा है। ये बात बहुत अंदर तक जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार फ्रेमवर्क समझ लीजिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, किस स्टेप पर आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जरूर आप जान लीजिए बच्चों। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, इसके पहले एक एग्जांपल दिया कि मल्टी पॉइंट टैक्स बिफोर जीएसटी का कंसेप्ट में बता रहा था, बिफोर वैट, वैट से पहले। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 2, जीएसटी, जीएसटी आफ्टर वैट। वैट आने के बाद की जीएसटी क्या है, ये 1 पॉइंट टैक्स हो गया। कल ही मैं ये बात बताया था, 1 पॉइंट टैक्स, यानी एक बार में टैक्स देना है। यहां पर टैक्स की बचत होने लगी। लोग कहते हैं जीएसटी से कस्टमर का नुकसान होता है, मैं कहता हूं कभी नहीं होता। जीएसटी से कस्टमर का फायदा हो गया, एक ही बार में आपको टैक्स देना, और टैक्स की टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। दिखा रहा हूं मैं कैसे कम होती है, इसको देख लीजिए आप। वही क्वेश्चन में दोबारा बता रहा हूं, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर कस्टमर। सीएम का मतलब होगा कस्टमर या कंज्यूमर। ये सपोज करिए यहां के लिए वही बात आ गई कि मान लीजिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट
या गुड्स की कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट लिख दें। सपोज कर वही चीज, मान लीजिए गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी इनके लिए 200 रुपए, प्लस इस पे जीएसटी या टैक्स लग गया 10%, 20 रुपए, यानी ये गुड्स टैक्स को शामिल करते हुए 220 रुपए होगी। ये बात होल सेलर के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 220 रुपए, प्लस जो वैल्यू ऐड हुआ है यहां पर वैल्यू ऐड 80 रुपए। अब आपको बताना चाहता हूं यानी 300 रुपए। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा था, आफ्टर वैट ये कंसेप्ट आपको 2 बार टैक्स नहीं पे करना है। आफ्टर वैट जो आपको टैक्स देना है वो वैल्यू ऐड पर देना है, वैल्यू ऐड। यहां पर आपने जो 80 रुपए का वैल्यू ऐड हुआ है इसी पर 10% टैक्स लगेगा, जीएसटी। जीएसटी 80 रुपए का 10%, 80 रुपए का 10% यानी क्या होगा 8 रुपए, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 308 रुपए। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वैल्यू एडेड टैक्स के आने के बाद जितनी भी एडिशन वैल्यू होती है, वैल्यू ऐड हुई, जैसे 80 रुपए वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू 300 रुपए हो गई, तो इस पर जीएसटी जो बढ़ा हुआ मूल्य है इस पे लगेगा 80 रुपए का 10%, 8 रुपए लगेगा। ये नहीं उसी की तरह लगेगा, इसीलिए इसको 1 पॉइंट टैक्स कहा जाता है। इसको आप जरूर ध्यान से देखें। ये आपका 308 रुपए इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी 308 रुपए। सपोज करिए यहाँ पर प्लस वैल्यू ऐड कुछ हुआ, हाँ हुआ था, वैल्यू ऐड वही पुराना ले लीजिए, वैल्यू ऐड यहाँ पर 70 रुपए हुआ था, यानी 378 वैल्यू हो गई, प्लस जीएसटी। जीएसटी जितना वैल्यू ऐड हुआ रहता है यहाँ पर, वैल्यू ऐड कितना हुआ है 70 रुपए, इस 70 रुपए का 10%, 70 रुपए का 10% 7 रुपए हो गए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 385 रुपए। कस्टमर तक पहुंचते इसकी गुड्स की कास्ट प्राइस क्या होगी बच्चों 385, 385 रुपए। अब सोचिए आप वहां पर क्या हुआ था, 200 पर टैक्स 220, 300 पर टैक्स 10% 30 रुपए, 400 पर टैक्स 40, ये टैक्स बढ़ता चला जा रहा था। वहां 90 रुपए का आप टैक्स दिए थे यहाँ 90 रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। यहाँ जितना वैल्यू ऐड होगा, जैसे यहाँ वैल्यू 80 रुपए ऐड हुआ तो उसका 10% टैक्स लगा 8 रुपए। यहाँ वैल्यू ऐड हुआ 70 रुपए, मटेरियल लेबर, वैल्यू ऐड होने का मतलब क्या हुआ, मटेरियल लेबर प्रॉफिट इन सबको इंक्लूड करने के बाद अगर 80 रुपए बढ़ा तो इसका 10%। जितना जितना वैल्यू एडिशन होता था उतने पर टैक्स बढ़ता जाता था। जैसे यहाँ वैल्यू एडिशन कितना था 80 रुपए, 80 रुपए का 10% 8 रुपए, 308 रुपए प्राइस हो गई। यहाँ की कॉस्ट प्राइस सीपी का मतलब क्या है, यहाँ पर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 308 रुपए। फिर यहाँ वैल्यू ऐड किया उसने 70 रुपए का, अब जीएसटी इस 70 रुपए पर लगेगा, 70 रुपए का 10% 7 रुपए, यानी कस्टमर के लिए जो प्राइस यहाँ की गई वो 385 रुपए की प्राइस है। ये बात आपको ध्यान समझ लें, 385। और बहुत अच्छा कंसेप्ट ये है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट ये आपके सामने आ गया कि आपका जो यहाँ टोटल टैक्स आया 1.1 टैक्स, आप देखिए 20 रुपए आपने दिया यहाँ पर, 8 रुपए आपने दिया यहाँ पर, और 7 रुपए आपने यहाँ दिए, यानी टोटल टैक्स यहाँ पर कितना आ रहा है 35 रुपए। ये बात आपको जरूर जाननी, टोटल टैक्स कितना आ रहा है 35 रुपीज, ओनली 35 रुपीज। इसी को बोलते हैं 1 पॉइंट टैक्स। आप इस चीज को डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली भी कर सकते थे कि जितनी वैल्यू ऐड होती जा रही है, जैसे 20 रुपए यहाँ हो गया, ठीक है, 200 का 20 रुपए 20% तो ठीक है 20 रुपए, यहाँ टैक्स आपने दे दिए। 80 रुपए का 10% 8 रुपए यहाँ टैक्स दे देते, 70 रुपए का 10% 7 रुपए यहाँ टैक्स देते, तो भी जीएसटी कैलकुलेट होती 20 + 8 + 7, यानी टोटल 35 रुपीज टैक्स देना पड़ता है। अब सोचिए वैट लगने के पहले जो टैक्स है वो 90 रुपए का है सेम गुड्स पर, वैट लगने के बाद का जो टैक्स है वो 35 रुपए का है। तो टैक्स कम हुआ कि नहीं, टैक्स लायबिलिटीज डाउन हुई। लोग कहते हैं जीएसटी में कस्टमर मर जाएगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ता। बिफोर जीएसटी
बिफोर वैट आप 90 रुपए सेम गुड्स पर दे रहे हैं और आफ्टर जीएसटी आप 35 दे रहे हैं, यानी 55 रुपए, 55 रुपीज का बचत है आपके पास। अगर मैं देखूं यहाँ पर टैक्स की सेविंग कितनी हुई, यहाँ पर जो बचत हो रही है, पहले आप 90 दिए फिर आप 35 दे रहे हैं, यानी 55 रुपए की टैक्स की बचत है, सेविंग। अब आप बताइए कि कंसेप्ट जब आप सीख लिए, बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी में फर्क है कि नहीं? हाँ है सर। इसीलिए इस बात को आपको जानना जरूरी था, ये प्लेटफॉर्म आपको जानना जरूरी था, बहुत अच्छे से जानना जरूरी था, ये बात आपको बता देना जरूरी था कि बिफोर जीएसटी क्या होता था, टैक्स कॉस्ट प्राइस पर लगाया जाता था, जो भी सेल वैल्यू उस पर लगता था, सेल वैल्यू पर टैक्स लगता था। 300 का 10% 30 रुपए, 400 का 10% 40 रुपए। आफ्टर जीएसटी क्या हुआ, आफ्टर वैट क्या हुआ, आफ्टर वैट ये हुआ जितना भी वैल्यू एडिशन होगा उतने पर टैक्स लायबिलिटीज बढ़ेगी। जैसे यहाँ 80 रुपए वैल्यू एड हुआ तो इसका 80 रुपए का 10% 8 रुपए टैक्स। अब गुड्स की प्राइस हो गई, इनवॉइस वैल्यू हो गई 308, यहाँ इनवॉइस वैल्यू 220, फिर 308 की कॉस्ट प्राइस रिटेलर के लिए है, वैल्यू एड हुआ 70 रुपए, यानी जीएसटी 70 रुपए का 10% 7 रुपए चार्ज हुआ, 385 रुपए फाइनल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट। इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि पहले गुड्स की जो कीमत थी बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है अंदर जाने का। जीएसटी अगर आपको सीखना है तो जो चीजें मैं आपको बताया अभी, इसको बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से। यानी इसी सेम क्वेश्चन का एक विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। बिफोर वैट और आफ्टर वैट। बिफोर वैट उस गुड्स की प्राइस कितनी आ गई थी, कस्टमर तक जो प्राइस यूज हुई है 440 रुपए हुई, अभी आपने देखा। और आफ्टर वैट आपने देखा कि कस्टमर के लिए 385 रुपए ही उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस है कस्टमर के लिए। तो क्या कस्टमर को फायदा हुआ? हाँ हुआ, कस्टमर को फायदा हुआ जी सर, हुआ। कस्टमर को कितने का फायदा है? कस्टमर को 55 रुपए का फायदा है। माइनस कर दीजिए, 440 माइनस 385 इज इक्वल टू 55। ये बात, या एक तरीके से और भी देख लें, बिफोर जीएसटी, बिफोर वैट, ये जो टैक्स लायबिलिटीज थी 90 रुपए की थी, आप जान रहे थे। बिफोर वैट उसको 90 रुपए का टैक्स देना था, मल्टी पॉइंट टैक्स। आफ्टर वैट जब से वैट भारत में आया उसको केवल 35 रुपए पे करना पड़ा, तो भी टैक्स सेविंग क्या है, टैक्स की बचत कितनी हुई? 55 रुपए। अब आप कहते हैं कस्टमर को बड़ा नुकसान है जीएसटी के आने से, नरेंद्र मोदी को दिन भर गाली देते हैं, ऐसा नहीं, गाली देने से कुछ नहीं होगा, चीजों को समझिए। और जो आफ्टर वैट है, यानी वैट आने के बाद है, वही जीएसटी, यही कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, ये इट इज एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, यही आपको पढ़ना ही, एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, यहीं से मामला शुरू होता है, जीएसटी का एक्चुअल कंसेप्ट। ये बात आपको जरूर जानना। आफ्टर वैट वाला जो कंसेप्ट है यही जीएसटी है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और देते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट प्राइस ₹500, टैक्स रेट 6%, कैलकुलेट
टैक्स लायबिलिटीज बिफोर एंड आफ्टर जीएसटी, बिफोर एंड आफ्टर बैट, बैट से पहले और बैट के बाद आप टैक्स लायबिलिटी निकालिए। ये बात, टैक्स रेट 6% है, कॉस्ट प्राइस 500 है। जीएसटी से पहले यानी बैट से पहले का टैक्स लायबिलिटीज क्या होगा और बैट के बाद का टैक्स लायबिलिटीज क्या होना चाहिए, ये कैलकुलेट आपको करना है। तो चलो बच्चों इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका है जी, इसको हम लोग आंसरिंग करते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर MFR का मतलब है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर RTR और कस्टमर। ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया जी सर, आपने लिख तो दिया। टैक्स लायबिलिटीज बिफोर बैट से पहले। मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कस्टमर। क्या कॉस्ट प्राइस क्या थी इस समय, इसकी कॉस्ट प्राइस थी ₹500, ओके, इंक्लूडिंग ये मान। सपोज करिए कि प्रॉफिट वगैरह, ये तो प्रॉफिट मान लीजिए इस पर आपको ₹100 का होगा, ओके। 100 क्या मान लीजिए, 50 रुपए का ही प्रॉफिट मान लो, तो इसकी सेल वैल्यू क्या हो गई 550 रुपए, प्लस टैक्स आपने पे किया 6%, 33 रुपीज। 550 का 6% 33 रुपए का टैक्स दिया, तो इनवाइस वैल्यू, ये टैक्स वास्तव में बिफोर जीएसटी कौन पे करेगा, होलसेलर देगा। होलसेलर के लिए इसकी जो वैल्यू आकी जाएगी 583 रुपए, ये यानी इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी इसके लिए 583 पे करना पड़ेगा। ये मान लीजिए इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया इससे, ये 70 रुपए का, ये गुड्स हो गई 600 रुपए की सेल वैल्यू, हाँ सर, प्लस टैक्स 6%, 600 का 6% 36, यहां पर टैक्स हो गया 636। टैक्स देखिए, यानी 70 रुपए का वैल्यू एड हुआ था, यहाँ वैल्यू एड आपका 50 है, यहाँ वैल्यू एड आपका 70 रुपए है। 600 का 6% 36 रुपए। अब रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी 636। ये सपोज करिए इसने प्रॉफिट जो अर्न किया 64, इसके लिए सेल वैल्यू क्या होगी कम से कम 700 प्लस टैक्स 6%, यानी 42 रुपए। 700 का जान लीजिए बिफोर बैट जो टैक्स लगता है वो सेल वैल्यू पर लगता है। जैसे 550 का 6% होगा 33, 600 का 6% होगा 36 रुपए, 700 का 6% 42, यानी 742, 742 ये। और कस्टमर की अगर हम बात करें तो कस्टमर के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 742 रुपए। कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते मल्टी पॉइंट टैक्स है, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 33 प्लस 36 प्लस 42, यानी जो टोटल टैक्स देना पड़ेगा आपको, टोटल टैक्स 33 प्लस 36 प्लस 42, ये आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा। टोटल टैक्स कितना होगा 6 3 9 2 11, 4 3 7 3 10 111 रुपए टोटल टैक्स है बिफोर जीएसटी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये था बिफोर टैक्स लायबिलिटी। बिफोर बैट जो टैक्स हम लोग देते थे वो सेल वैल्यू पर लगता है, और आफ्टर बैट, अब इसी चीज को हम लोग आफ्टर बैट समझेंगे।
ये बात ध्यान रखना है। ये सेम चीजें हम लोग जब आफ्टर बैट देखेंगे। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। तो चलो ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए ये बिफोर बैट था। अब आफ्टर बैट हम लोग देखते हैं। आफ्टर बैट, आफ्टर बिफोर बैट टोटल टैक्स लायबिलिटी 111 रुपए क्लियर हुई। एकदम क्लियर है सर? जी सर, एकदम क्लियर है सर, 100% क्लियर है सर। आफ्टर बैट हम लोग देखें, मान लिया कॉस्ट प्राइस वही है और यहाँ पर 50 रुपए का प्रॉफिट था, 550 और 6% टैक्स हम लोग दिए थे, ये नहीं 33 रुपए की बात है, 583 रुपए। ये तो पहले स्टेप में वही रहता है। यहाँ 33 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ा 33 रुपीज, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस जब 583 हुई और वैल्यू एड आपने प्रॉफिट जो किया था यहाँ पर 17 रुपए का किया था, यानी सेल वैल्यू आपकी क्या हुई 600 रुपए। अब आफ्टर बैट ये होता है कि जितना आपकी वैल्यू ऐड हुई, ये वैल्यू ऐड है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है आपका 17 रुपए। 17 रुपए का 6%, यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो 17 टैक्स जो आप पे करेंगे, टैक्स 70 रुपए का 6% आपको देना पड़ेगा। 70 रुपए का 6%, ये आपको ध्यान रखना है। 10 रुपए 20 पैसे, यहाँ आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10 रुपए 20 पैसे देना पड़ेगा, जरूर ध्यान रखिए। आफ्टर बैट हमेशा जो टैक्स लगता है वो वैल्यू ऐड पर लगता है, ये सेल वैल्यू पर नहीं लगेगा। वैल्यू ऐड कितना है 70 रुपए, 70 रुपए का 6% 10 रुपए, यानी 610.20 ये सेल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू मानी जाएगी। अब देखिए, अब इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 610.20 प्लस वैल्यू ऐड आपने क्या किया था वहां पर 64 वैल्यू ऐड, यानी सेल वैल्यू आपने क्या बताया था 674.20 हो गई। यहाँ पर जो टैक्स पे करना है वो किस पर लगेगा, जो भी आपका वैल्यू ऐड हुआ है। वैल्यू ऐड कितना हुआ 64, इसका 6%, ये यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुई है। 70 रुपए का जो 6% होगा वो 1 रुपए 2 पैसे होगा, ये यानी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 601.02 होगा, ये 601.02, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ 601.02, क्योंकि 70 रुपए का 6% ये होगा 1.02। तो बात क्या हो रही थी 601.02 और इसकी वैल्यू यहाँ वैल्यू ऐड हुआ था 64 रुपए, यानी 665.02 रुपीज हो गए। मेरी बात क्या है कि यहाँ जितना वैल्यू ऐड होगा उसी का टैक्स लगेगा। 64 रुपए का 6%, 64 रुपए का 6% लगभग 3.84 हो रहा है बेटा, यानी यहाँ पर एक वैल्यू जो बनेगी 668.86 हो गई और 668.86, फिर यहाँ पर उसने ये वैल्यू आ गई, यहीं पर ये कस्टमर की कॉस्ट प्राइस हो गई, एक कस्टमर की प्राइस। सोचिए तो यहाँ पर टैक्स कितना देना पड़ा, यहाँ पर जो टोटल टैक्स दिया 33 रुपए प्लस 1 रुपए 2 पैसे प्लस 3 रुपए 84 पैसे, ये टोटल टैक्स, यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर होगी 33 रुपए 1 रुपए 2 पैसे 3 रुपए 84 पैसे। हम लोग ये टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं 37.86। अब सोचिए एक बार इसको फिर से समझ लें, वही कंसेप्ट है। कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चरर के लिए 500 रुपए, 50 रुपए का प्रॉफिट है, सेल वैल्यू 550, इस पर टैक्स 6% का टैक्स। पहली बार तो पहले स्टेप में बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी, पहले स्टेप में बिफोर बैट और आफ्टर बैट दोनों बराबर होते हैं,
33 रुपए का टैक्स लगा, फिर कॉस्ट प्राइस 583 हुई, प्राप्त वैल्यू ऐड हुआ 17 रुपए का, 6 रुपए इसकी वैल्यू हुई। 17 रुपए का 6% 1 रुपए 2 पैसे होगा, मैंने 10 रुपए 20 पैसे लिखा था, गलत था, यानी इसकी वैल्यू हो गई 601.02। रिटेलर तक आते आते गुड्स की प्राइस 601.02 हुई, वैल्यू ऐड हुआ आपका वैल्यू ऐड, इसको बोलते हैं वैल्यू ऐड 64, सेल वैल्यू हो गई 665.02, टैक्स इस पर लगेगा 64 रुपए, 64 रुपए 64 रुपए का 6% 3.84, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये 64 रुपए का 6% है, 64 रुपए का 6% कितना है 3.84, यही टैक्स यहाँ लग गया, यहाँ पर ये आप जान ही रहे। अब इसकी वैल्यू हो गई 668.86, कस्टमर तक आते आते यहाँ पर टोटल टैक्स आपने कितना दिया 37 रुपए 86 पैसे, पहले स्टेप पर 33 रुपए 33 रुपीस, दूसरे पर 1.02, तीसरे पर 3.84, टोटल टैक्स लायबिलिटीज अप टू कस्टमर 37.86 हो रहा है आफ्टर वैट के केस में। यहाँ भी टैक्स की सेविंग हो रही है जी सर, वहां 111 रुपए टैक्स लगता था सेम गुड्स पर, यहाँ पर 37.86 का टैक्स लग रहा है, यानी जो टैक्स की बचत आपको दिख रही होगी, मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 111 माइनस 37.86, ये 111 माइनस 37.86, लगभग 73 रुपीज 73.14 टैक्स, इतने की टैक्स बचत हो रही कस्टमर को। अब आप कहते हैं कि जीएसटी में मोदी ने कस्टमर का जीवन ले लिया, गलत बात। तो दोनों कंसेप्ट, जो बच्चा ये चीज मेरी पढ़ाई चीज दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखा होगा, पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। अब आपको मेन पॉइंट पर मैं लाता हूँ कि दोनों चीजें आपने देखा, दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि बिफोर वैट टैक्स या जीएसटी कैसे लगती थी, आफ्टर वैट टैक्स और जीएसटी कैसे यूज होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिफोर वैट मल्टी पॉइंट टैक्स यूज होता था, आफ्टर वैट ये मल्टी पॉइंट टैक्स नहीं वन पॉइंट टैक्स हो गया, इससे देश को फायदा होने लगा, कस्टमर को फायदा होने लगा, धंधा बिजनेस में पारसी जो आपने ट्रांसपेरेंसी देखा, ट्रांसपेरेंसी बनने लगी, कई चीजें आने लगी। कहने का मतलब ये है, जो जीएसटी का फॉर्म आया, जो जीएसटी एक्ट 2017 आपका यूज होता है ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग J&K, जम्मू और कश्मीर को शामिल करते हुए जो आपका कंसेप्ट यूज हो रहा है, वन नेशन वन टैक्स, और ये किस चीज का एप्लीकेशन है आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं, जीएसटी में जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो आफ्टर वैट के, आफ्टर वैट वाला करें, ये बात आपको ध्यान रखना। आफ्टर वैट मतलब 1.1 टैक्स, 1.1 टैक्स, इससे टैक्स की बचत होने लगी। इसका मतलब हम लोग एक पॉइंट और भी कह सकते हैं कि जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इसी पर बेस्ड है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन टैक्स, ये बात, जिसको वैट का कंसेप्ट, आफ्टर वैट मतलब जो वैट के बाद का कंसेप्ट है, जो अभी मैंने बताया 1.1 टैक्स, जिसमें नो कॉस्केडिंग इफेक्ट था, जो लोग इसको जान लेंगे वही इसको समझ पाएंगे। मैंने अभी आपको समझा भी दिया है कि कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉफिट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जीएसटी, क्या फायदा होगा। तो पहली बात तो इसने मल्टी पॉइंट टैक्स हटा दिया, यानी रिमूवल ऑफ मल्टी पॉइंट टैक्स, नो कास्केडिंग इफेक्ट, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसको भी हटा दिया, वन नेशन वन टैक्स, ये देश ये कर लगेगा जो तमाम प्रकार के एंट्री टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, लग्जरियस टैक्स, रोड टैक्स,
ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, देश भर के टैक्स लगते थे, सबको हटाकर वन नेशन वन टैक्स बना दिया गया। ये भी एक फायदा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। पास ट्रांसपेरेंसी, साफ साफ दिखने लगा कि कहां कहां टैक्स की चोरी हो रही थी, कहां कहां टैक्स की चोरी नहीं हो रही थी। मेक इन इंडिया कंसेप्ट, ये पूरा मेक इन इंडिया का शुरू होने लगा, जो मोदी जी का बहुत बड़ा अहम नारा है मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, उसमें इसने हेल्प किया। काफी फायदे हैं इसके, एडवांटेज हैं। जीएसटी जो भी आपके सामने का कंसेप्ट आता है, तो अभी जो मैंने अभी लेक्चर लिया मैं फिर से वही बताना चल रहा हूं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में मैंने आपको बताया, इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, किताबी भाषा नहीं, मेरी प्रैक्टिकल बातें सब होती हैं। मैंने आपको बताया कि बिफोर वैट आफ्टर वैट। बिफोर वैट it is multi-point tax that is affected by cascading effect. Cascading effect means tax on tax, टैक्स पर लगने वाला टैक्स। वहां बहुत ज्यादा टैक्स लायबिलिटी जाती थी, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते गुड्स की कीमत, महंगाई आ जाती थी, मॉनेटरी इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती थी। लेकिन आफ्टर वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन के बाद जो जीएसटी का कंसेप्ट, जो नया चेहरा आता है, उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखने लगती है। वन नेशन वन टैक्स, 1.1 टैक्स, उससे गुड्स की कीमत कम होती है, कस्टमर को काफी फायदा होता है, ये बात, और टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है। ये चीजें मैंने आपको आज इस वाले लेक्चर में दी है कि मीनिंग कैसे कैसे आप जीएसटी समझेंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे, बिफोर वैट और आफ्टर वैट का कंसेप्ट, तो आफ्टर वैट ही जो कंसेप्ट है वही जीएसटी है। कभी कभी आपसे कुछ लोग पूछते हैं, सर जीएसटी और वैट में कोई फर्क है? हाँ, थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। ये वैट में हम लोग केवल गुड्स, या जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, इस पर टैक्स लगाते थे। लेकिन जीएसटी में क्या हुआ, नाम है ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें गुड्स पर भी टैक्स लगता है और सेवा पर भी लगता है, ताकि सर्विस टैक्स अलग से ना देना पड़े, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसमें दोनों पड़े। यहां पर सर्विस पर टैक्स नहीं लगता था वैट में, क्योंकि उस समय क्या था कि सेल टैक्स अलग होता था, सर्विस टैक्स अलग होता था। वैट आया तो सेल टैक्स का ही फॉर्म था, अमेंडेड फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स। इसका यूज केवल और केवल गुड्स पर हुआ, यानी प्रोडक्ट पर हुआ। और जब जीएसटी आया, जीएसटी का कंसेप्ट आ गया, तो ये गुड्स एज वेल एज सर्विस, गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों पर यूज होने लगा। तो बाकी प्रैक्टिकल कोई डिफरेंस नहीं है, मैथमेटिकल कोई डिफरेंस नहीं है, कंसेप्चुअल कोई डिफरेंस नहीं है। बस हाँ इतना जानना है कि कभी कभी आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एडिशन टैक्स एंड जीएसटी, तो आप बताएंगे जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैट, बट देयर इज मैनुअल डिफरेंस बिटवीन द वैट एंड जीएसटी। दैट इज व्हाट, दैट इज दिस, वैट इज ओनली imposed on the product or goods, but GST is imposed on goods as well as service, both, दोनों पर लग सकता है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी कंसेप्ट पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट वही है, ये बात हम लोग जान लें। चलो जी, एक चीज क्लियर हो गया कि जीएसटी क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्लियर कर दिया मैंने। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे देखेंगे कि कंसेप्ट जानने के बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरीके की है, इनको आपको समझ लेना है। टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी बच्चों, जीएसटी 4 टाइप की बनाई गई जीएसटी एक्ट में। एक तो सीजीएसटी, सीजीएसटी ये, दूसरा एसजीएसटी, अभी फुल फॉर्म बता रहा हूं, तीसरा आईजीएसटी,
चौथा यूटी जीएसटी। सर थोड़ा फुल फॉर्म बताएंगे क्या? हाँ बताएंगे। सी जीएसटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बात आप। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन, यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मतलब समझ रहे हैं? केंद्र शासित। आपने जैसे दिल्ली है केंद्र शासित राज्य, यूटी जीएसटी। हिंदी में इसको केंद्रीय बोलेंगे, इसको राज्य, इसको एकीकृत। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, ये एकीकृत, कंबाइंड। अब हम लोग इसको जान लें, सीजीएसटी क्या होती है। सीजीएसटी एक्ट जो बनाया गया, एक ही बनाया गया पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार। पहले देखिए सर्विस टैक्स पर मोनोपाली था किसका? सर्विस टैक्स पर मोनोपाली होता था सेंट्रल गवर्नमेंट होता था जी। सेल टैक्स पर मोनोपाली स्टेट गवर्नमेंट। अब कहते हैं कुछ तुम लोग कुछ हम लोग, द टैक्स इट इज दैट फॉर्म ऑफ जीएसटी विच इज ओनली कंट्रोल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। भारत में जितने स्टेट गवर्नमेंट है, एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, हर राज्य के लिए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया। और जहां पर ये तो अलग अलग का मामला है, जहां पर दोनों को कंबाइन किया गया, जैसे मान लीजिए 9% सीजीएसटी हो गई किसी गुड्स पर और एसजीएसटी 9%, तो दोनों को इंटीग्रेट करके इकट्ठा मार दिया गया 18%। इसको बोला गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बात आपको ध्यान रखना है, कंबाइंड। यूटीजीएसटी मैं पढ़ाऊंगा भी, केवल उन जगहों के लिए यूज होता है जो यूनियन टेरिटरी वाले स्टेट है, जिसमें कुछ की तो अपनी असेंबली है, कुछ का अपना सीएम होता है, राज्यपाल होता है, और कुछ का असेंबली नहीं है। डायरेक्ट इसको कंट्रोल करते हैं कौन? उसको कंट्रोल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए ज्यादातर अधिकार इसमें माना जाता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये केंद्र सरकार, इनको आप पता रखना। यानी यूटीजीएसटी इज आल्सो नॉर्मली विदाउट एनी मेंशन, यूटीजीएसटी इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी इज कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट, फलाने एंड ढिमाके। सीजीएसटी इज ओनली लीव कंट्रोल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी इज ओनली कंट्रोल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है। मेनली तो आपको क्यों दो पढ़ना है? क्योंकि ये ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट यहाँ पर होता है। जब कभी आप जीएसटी का वो पढ़ेंगे फीचर्स, तो ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट आता है। और जब ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट आपके सामने आएगा तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा केवल ड्यूअल जीएसटी किसको कहते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात आती है। यानी कहने का मतलब सेंट्रल, जब कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लीव्ड और लेवीड बोलते हैं इंग्लिश में, LEVIED, द टैक्स इज लेवीड एंड कंट्रोल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज CGST. इफ द indirect tax is levied and controlled from state government, then it is called as state GST. Both government, then it is called as integrated GST. UTGST is part of central government GST, यानी CGST का ही पार्ट माना जाता है। ये बात आपको हो गया टाइप्स ऑफ GST, जिसको आप लोग जाने, इसको हम लोग जानेंगे कब कहाँ किसका एप्लीकेशन होगा।